ये कोई रियल लाइफ इंसिडेंट नहीं है। एक्चुअली क्या था कि मैंने कुछ केसेस सुने थे दिल्ली में 2018 में करीब 400 रिहैब सेंटर सेंट्रल गवर्नमेंट ने और यूपी गवर्नमेंट ने मिलकर बंद किए थे, जिनका रीज़न ये था कि वहाँ पे जो पेशेंट जाते थे जो नशे से बहुत ज़्यादा पीड़ित होते हैं, जो वो पेशेंट को भेजा जाता था, उनके फैमिली मेम्बर्स उनको भेजते थे, तो उन ज़्यादातर केसेस ऐसे थे जहाँ पे उनको अंदर मोलेस्ट किया जाता था, उनको मेंटली टॉर्चर दिया जाता था और उनके साथ ऐसी ऐसी एक्टिविटीज़ होती थी जो बता पाना भी मुश्किल होता है। तो कोई रियल लाइफ इंसिडेंट नहीं था, बस एक थॉट था जो मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था और वहाँ से मैंने इस कंसेप्ट को उठाया था और फिर इसको डेवलप किया हम लोगों ने। और ये जानना चाहूँगा, रियल लाइफ इंसिडेंट नहीं बोल रहे हैं आप, मतलब आपने फेस नहीं किया है लेकिन आपने वो जानकारी हासिल की और जानकारी हासिल करने के बाद रिसर्च भी किया होगा, तभी आप ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं। हाँ, तो ये बताइए, गवर्नमेंट के रिहाब सेंटर्स पे आप एक इशू क्रिएट कर रहे हैं, तो आगे चल के आपको क्या लगता है कि कंट्रोवर्सी क्रिएट होने का चांस नज़र आ रहा है कि नहीं? मुझे पर्सनली कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं करनी है, लेकिन जो इशू है, जो प्रॉब्लम है, मुझे बस वो एक तरीके से प्रेजेंट करना है। जैसे कि आप लोग, बहुत सारी फिल्में बनी हैं जिसमें रिहैब सेंटर के अंदर लड़कियों को मॉलेस्ट किया जा रहा है, उनके साथ रेप हो रहा है, कैसी लड़कियां पॉलिटिशियंस के पास सप्लाई की जाती हैं, जैसा बहुत सारे केसेस ऐसे हैं और बहुत सारी फिल्मों में ऐसा दिखाया गया है। तो गवर्नमेंट से मेरा कोई इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन जो प्रॉब्लम है रिहैब सेंटर की, बस उसे दिखाने का है। ऐसा नहीं कि सारे रिहैब सेंटर बेकार होते हैं, लेकिन जो प्राइवेट अथॉरिटीज रिहैब सेंटर खोलती है गवर्नमेंट का अप्रूवल लेके, तो कुछ नहीं, ज़्यादातर रिहैब सेंटर में ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं। आपका जो टॉपिक है ये गर्ल्स के बजाय बॉय पे केंद्रित है, उसमें आप जो आपका सब्जेक्ट है वो कहीं ना कहीं एक जो छुपी हुई बात है उसको उजागर कर रही है। तो फिल्म आने के बाद समाज पे क्या प्रभाव पड़ेगा इसका? फिल्म सिर्फ नशे के ऊपर बेस्ड नहीं है, इसमें ना जो एक रिलेशनशिप गैप आता है एक फैमिली में अपने बच्चों के साथ, अपने दूसरे फैमिली मेम्बर के साथ, और उस गैप के वजह से जो बंदा सफ़र कर रहा होता है डिप्रेशन को सफ़र कर रहा है, और डिप्रेशन के साथ साथ में जब वो एक्टिविटी ऐसी स्टार्ट करता है, नशा करना, ड्रग्स लेना, तो मुझे बस वो चीज़ प्रेजेंट करनी है कि जो रिलेशनशिप गैप आ रहा है। और आज की डेट में मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि सबसे बड़ा इशू जो है हमारे समाज में वो डिप्रेशन है, और डिप्रेशन में रहकर आदमी कैसे नशे में इन्वॉल्व हो रहा है। तो अगर वो लोग इसको अच्छे नज़रिए से देखते हैं या मैं अच्छे नज़रिए से बना पाता हूँ तो समझ में आ जाएगा तो अच्छा रहेगा, और नहीं आएगा तो मैं तो एंटरटेनमेंट के लिए फिल्म बना रहा हूँ। अपने पर्सनली जो मेरा पर्सनल थॉट है, जो मेरा पर्सनल एम्बिशन है, मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से फिल्म बना रहा हूँ, जो थोड़ा बहुत मिर्च मसाला ऐड करके लोगों को अच्छे गाने दिखा के, थोड़ा अच्छा सिनेमा दिखा के, अगर मैसेज अच्छा लगता है तो ठीक है, नहीं तो भाई फिल्म तो बना ही रहा हूँ मैं। नीरज, आपके पास जब ये प्रोजेक्ट लेके गैब्रियल आया, हु मेट यू फर्स्ट? नीरज आप पहले मिले या गैब्रियल? आप बताना चाहेंगे आप कैसे नीरज तक पहुंचे? एक ज़्यादा डिटेल में ना बता पाए, मुझे डिटेल में बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक जो फिल्म मेकर होता है उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है सिनेमा में फाइनेंस और प्रोड्यूसर। अगर प्रोड्यूसर नहीं तो फिल्म मेकर का थॉट आप पहुँचा ही नहीं सकते। आप मुंह से बता के आप फिल्म नहीं सुना सकते किसी को, और ना ही लोग सुनेंगे फिल्म को। तो एक खोज होती है एक मेकर की कि वो प्रोड्यूसर ढूंढ के लाए, और वो खोज मेरी जो 5-6 साल की थी वो नीरज जी के पास पहुंच के ख़त्म हुई। नीरज जी, क्या आपको लगा? यू सेड यस, हाँ यार चल, I'll back you. When Gabriel had a conversation with Gitanjali regarding the role of psychiatrist in this movie, so गीतांजलि को मैं जितना समझता हूँ वो अपनी लाइफ में नेचुरली भी अपने सब रिलेशनशिप्स में आउट ऑफ द वे जाके कंट्रीब्यूट करती है। एंड बीइंग ए फादर, मुझे जानना जरूरी था कि इज़ इट अ सीरियस सिनेमा और नॉट। सो व्हेन आई केम टू नो अबाउट द स्ट्रगल ऑफ गैब्रियल एंड जो मिस्टर मदर के कंसेप्ट में जो वैल्यू ऐड किया सोसाइटी के लिए, और इस मूवी के थ्रू जो मैसेज देना चाह रहे हैं, मैं डिटेल में बताया नहीं गैब्रियल ने, बट मुझे मालूम है कि इस स्क्रिप्ट के थ्रू सोसाइटी सोचने के लिए मजबूर होगी कि व्हाट वेंट रॉन्ग, कैसे हम लोग रिश्तों में दूर चले जाते हैं, कैसे डिप्रेशन में जाने के बाद में हम लोग नशे को बहुत अपनी लाइफ में इस तरह से इन्वॉल्व कर लेते हैं कि हमें कुछ पता नहीं रहता कि हम लाइफ में कहाँ जा रहे हैं। बिना पायलट का जो एरोप्लेन हो जाता है तो उसका वापस से कंट्रोल कैसे लिया जाए, उस मूवी में वो सब ओपनिंग्स मिलने वाली है सोसाइटी को। सो उसके बाद मेरा इन्विटेशन ये था कि आप मुंबई के साथ साथ उत्तराखंड में भी शूट करें,
सो पूरी टीम उधर आई। उधर हम लोगों ने एक फिल्म स्लेज का एक कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है। सो ये मूवी ने एक्चुअली एक स्टार्टिंग की है एक डिफरेंट थॉट प्रोसेस की कि हम उत्तराखंड में विद ऑल द सेटअप्स, ऑल द सपोर्ट, जो भी वहाँ पर प्रोडक्शन के लिए चाहिए, जो भी वहाँ स्टूडियो चाहिए, उस सब पूरे सेटअप के साथ में काफ़ी बड़ा हमारा एक लैंड का पैच है। सो पूरी कम्युनिटी को हम लोग वहाँ इन्वाइट कर रहे हैं और मेक श्योर कर रहे हैं कि ये मूवी कम से कम एक्सपेंसेस में और बेस्ट टू बेस्ट रिसोर्सेज के साथ में, टेक्नोलॉजी के हिसाब से, कैमरा के हिसाब से, एडिटिंग के हिसाब से बेस्ट टू बेस्ट एक अच्छा प्रोडक्ट बनकर आए। सो आई थिंक ये एक अच्छा मैसेज देगी मूवी। सीमा, आपसे जानना चाहूँगा, गैब्रियल सीमा इज़ नोन अबाउट राइटिंग लिरिक्स, इनको आप कैसे ऑन बोर्ड लाए? हाउ शी कन्विंस की चलो मैं लिखती हूँ? जो हमारी फिल्म के म्यूज़िक डायरेक्टर हैं मिस्टर संजय बॉस, तो इस फिल्म का एक सॉन्ग है जो मांगी दुआ एक करके एक सॉन्ग है जो उन्होंने बताया कि सीमा से लिखवाते हैं, तो उसके थ्रू उस सॉन्ग के थ्रू मैं सीमा से मिला। और पहले इस फिल्म को मैं लिख रहा था, लेकिन मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन था क्योंकि मुझे प्रोड्यूसर्स को ढूंढना था, मुझे लोकेशन देखनी थी, मुझे एक्टर्स को अप्रोच करना था। तो जब मैंने सीमा के बारे में जाना तो मैंने सोचा कि अब ये इस स्क्रिप्ट को लेके ये खुद चलें और खुद ही लिखें। तो यही एक प्रोसेस था जो संजय बॉस के थ्रू सीमा तक जिसने मुझे पहुँचाया। बाकी होता ये था कि जब हम लोग डिस्कस कर, जैसे ये फिल्म के गानों के लिए जब हम लोग डिस्कस करते थे, जैसे आप डिस्कस करते थे सीन्स के बारे में, हम लोग जब डिस्कस करते थे कि जो एक गाना है मांगी दुआ हमारा, तो जब ये सीन सुनाते थे, स्टोरी इनका है, तो बहुत अच्छा लगता था। और कुछ कुछ मेरे इनपुट मैं भी बोलती थी कि यार ऐसा करते हैं ऐसा करते हैं, तो इंटरेस्ट आ चुका था मुझे स्टोरी में। और फिर अच्छी बात ये है कि इन्होंने ऑफ़र किया और मैं लिख रही हूँ। गैब्रियल, यू बीइंग पार्ट ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री, लास्ट ईयर आपने देखा कि कितना बड़ा एक न्यूज़ सिर्फ ड्रग्स को लेकर ही चल रहा था, एक नेगेटिव इन्वायरमेंट था, काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ को बुलाया गया, क्वेश्चन किया गया, इवन सुशांत सिंह केस इज ऑल्सो समहाउ रिलेटेड टू ड्रग्स थिंग। तो हाउ फार डू यू थिंक दैट इशू इज सो डीप, द प्रॉब्लम इज सो डीप, अगर फिल्म इंडस्ट्री की बात करें खास करके? देखिए, जो पूरा ड्रग्स को लेके बॉलीवुड इंडस्ट्री में या कहीं पे भी कुछ जो चल रहा है उसका इस फिल्म से लेना देना कुछ है नहीं। और सुशांत का मैं बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ, तो मुझे उस तरफ जाना ही नहीं है, मतलब मैं कुछ बोलना चाहता हूँ उस बारे में। ये एक अलग स्टोरी है जो मैंने 5-6 साल पहले सोची थी, और जो इंडस्ट्री में जो हो रहा है वो एक अलग स्टोरी है जिसमें बहुत सारे पॉलिटिकल एजेंडास को मिलाया जा रहा है, या जो मोनोपोली है, जो नेपोटिज्म, जो फालतू की जो बातें हो रही हैं, वो अलग एक चीज़ है। ये अपना सब्जेक्ट अलग है, तो मैं उन सब चीज़ों के साथ इसको रिलेट नहीं करना चाहता हूँ। गैब्रियल, क्या आप मानते हैं नेपोटिज्म है? नहीं, बिल्कुल नहीं। राइट, क्यों ऐसा लगता है आपको कि नेपोटिज्म नहीं? अच्छा, वर्ल्ड का सबसे बड़ा सुपरस्टार कौन है इंडिया, जो हमारी कंट्री से रिप्रेजेंट करता है? अमिताभ बच्चन, रणबीर खान, शाहरुख। तो जवाब आप ही के पास है। और हम लोग भी काम कर रहे हैं, तो जवाब आपके पास है। नीरज जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? मेरा मानना कर्म प्रधान है। अगर डेडिकेशन है, किसी में कमिटमेंट है, तो उसका रास्ता कोई रोक नहीं सकता। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर कभी भी कोई स्ट्रगलर रहा है और वो एक अच्छी पोजीशन पे पहुंच जाए, तो उसको थोड़ा सा एटीट्यूड और एरोगेंस में फ़र्क रहना महसूस ज़रूरी है। प्लस वो उस तरफ जाने के बाद में अपने स्ट्रगल को ना भूले, और जितने भी स्ट्रगलर्स हैं उनको रास्ता दे। तो उस तरफ से सपोर्ट की ज़रूरत है, और जिसने ठान लिया उसको कोई रोक नहीं सकता। ये तो अपने एक्सक्यूज़ हैं या पॉलिटिकल एजेंडाज हैं। इंडस्ट्री ने बहुत लोगों को रोज़गार दिया है, एक से एक आर्टिस्ट क्रिएट किया है, लोगों को अपने जो भी इमोशंस हैं या जो थॉट्स हैं वो मासेस में लोगों की लाइफ पे मेकिंग ए डिफरेंस का एक काम किया है। बॉलीवुड का सिनेमा वो सिनेमा अब नहीं रह गया। इतनी क्वालिटी मूवीज़ आ रही हैं OTT प्लेटफॉर्म पे, और थिएटर में इतने अच्छे अच्छे मैसेज दिए जा रहे हैं। एक फालतू मूवी आई थी, मैंने देखा, उसमें गाना था 4 बज गए अभी पार्टी बाकी है, लेकिन उस मूवी से जब बाहर निकलता है यूथ, तो क्या मैसेज लेके निकलता है। राकेश ओम प्रकाश मेहरा जी ने इतनी अच्छी अच्छी मूवीज़ दी हैं। तो मेरा मानना है कि मेरा तो हेड्स ऑफ है बॉलीवुड को कि उन्होंने लोगों की ज़िंदगी में बहुत बदलाव भी किया। हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, लेकिन जिसको जो लेना होता है वो ले ही लेता है। राजीव जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने तो जब ये कहानी सुनी थी, पूरी युवा वर्ग पे एक तो जो नशे में मतलब एकदम लिप्त है, तो उसके लिए एक समाज को भी मैसेज जाएगा एक अच्छा इसके थ्रू कि इसके क्या नुकसान है। जो आजकल के बच्चे अभी स्कूल में जा रहे होते, 10वीं 11वीं क्लास में होते हैं, नशे में लिप्त हो जाते हैं,
तो उन लोगों को भी एक मैसेज जाएगा, उनके पेरेंट्स को भी जाएगा कि क्या देखना चाहिए, क्या इन पे सावधानियाँ बरतनी चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं जो, बाकी फिल्म बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है। जब कहानी सुनी तो मैं पूरा इंटरेस्टेड हूँ इसमें, पूरा खोया हुआ हूँ अभी जब तक प्रोजेक्ट चल रहा है। म्यूजिक प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। म्यूजिक के बारे में बताइए कि, और इस तरह की कहानी बड़ी सेंसिटिव कहानी है जो संवेदना साथ में चलती है, तो म्यूजिक के बारे में बताइए, क्या म्यूजिक कैसा है फिल्म का, किसने म्यूजिक दिया, किसने गाने गाए? इसके म्यूज़िक पे करीब मैं 2 साल से काम कर रहा हूँ संजय बॉस के साथ, और उन्होंने कमाल का म्यूज़िक क्रिएट किया है इसके लिए, और जिसकी हमारे गानों की डबिंग भी हो चुकी है, जिसमें के शांदा और सुनिधि चौहान, इन सब लोगों से हमने अपने गाने डब करवाए हैं। सीमा, आपसे गाने लिखना और कोई फिल्म लिखना कितना चैलेंजिंग है, कितना अलग है दोनों काम? दोनों काम अलग तो है, पर दोनों का बेस एक है कि दोनों में एक स्टोरी होती है। जब हम गाना लिखते हैं तो उसमें भी हमें वो एक कहानी होती है अपने आप में, और जो फिल्म है बस ये कि हाँ उसमें सीन्स होते हैं, वो पूरी कंप्लीट 2 घंटे की एक स्टोरी होती है, लेकिन गाने में हमें वो 2 घंटे कहने पड़ते हैं। क्या सीमा की तरफ से एक जवाब मैं दूँ? हाँ। गाना 1 पेज पे होता है, स्टोरी 150 पेज पे होती है। फर्क ये है सिर्फ। कैसा अनुभव रहा आपका जो आपने ये मूवी लिखी है और अभी स्क्रीन पे उतरने जा रही है, तो उसके बारे में दर्शकों को कुछ बताइए। मैंने इसके पहले एक शॉर्ट फिल्म लिखी थी शेरू, जिसको अभी कुछ 15 कुछ इंटरनेशनल अवार्ड मिले। उसके बाद मैं चाहती थी कि मुझे एक फुल फीचर फिल्म लिखने को मिले, और मुझे नहीं पता था मेरी चाहत इतनी जल्दी पूरी होने वाली है। मुझे गानों के लिए अप्रोच किया था संजय जी जो म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, इनके साथ मैंने पहले भी 2-3 फिल्में की हुई है। हम मिले गैब्रियल जी से, इन्होंने अपना स्टोरी सुनाया और मुझे बहुत अच्छी लगी स्टोरी। फिर हुआ ये कि धीरे धीरे मैं भी इस पेज पर आई कि हाँ चलो लिखना है। अच्छा ये लगा कि एक ऐसे सब्जेक्ट पे मैं काम कर रही हूँ जो शायद अभी पूरी दुनिया की ही प्रॉब्लम है। नशा है इसमें, मतलब टोटल सारी चीज़ें हैं, कैसे इमोशंस जो फैमिली के हैं आज, कैसे फैमिली एक दूसरे से सेपरेट हो रही है, कैसे गैप आ रहा है रिलेशनशिप में। तो काफ़ी सारे एंगल्स पे हम लोगों ने काम किया और काफ़ी डीप हम लोगों ने हर एक एंगल पे बात की है बैठ के। तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा और मज़ा आ रहा है। इसके लिए किस तरह का होमवर्क करना पड़ा, क्योंकि अलग सा सब्जेक्ट है, तो काफ़ी कुछ आपको जो है रिसर्च करना पड़ा, तो क्या कुछ किया था? रिसर्च तो ऐसा नहीं इतना कि हाँ देखने में काफ़ी चीज़ें आ रही हैं कई सालों से। हम देख रहे हैं कि हमारे देश में काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स ऐसे आ रहे हैं। अभी का जो यूथ है वो कहीं ना कहीं नशे की गिरफ्त में आ रहा है, और नशा हमेशा से एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहा है। तो रिसर्च ये है कि हाँ देखने में हमेशा से आता रहा है। हाँ, ये भी जानना चाहूँगा, फिल्म राइटर हूँ या लिरिक्स राइटर हूँ, आपको लगता है कि बॉलीवुड में जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो जितना वो डिज़र्व करता है कोई भी राइटर, वो उनको मिलता है अपने करियर में? क्या आप ये मानते हैं कि जावेद अख्तर ने एक नई दिशा दी है राइटरों को, चाहे वो उनके रॉयल्टी का जो दौर चालू हुआ है, जावेद अख्तर ने बड़ी लड़ाई लड़ी उस बात की, यहाँ से लेकर संसद तक। क्या आप मानती हैं कि एक नया दौर दिया है उन्होंने, खास करके राइटर्स को? और वो हमेशा कहते हैं जावेद साहब की एक राइटर जो स्लीपर पहन के और झोला लेके घूमता है वो किसी भी बड़े स्टार से कम नहीं है। मैं आपको बताऊं 2013 में मुझे पहली बार नवाजा गया था रेडियो मिर्ची अवार्ड से। तब जावेद साहब ही थे जिन्होंने मुझे ये कहा था कि बेटा बहुत दूर तक जाना है। तो बस उनकी ये बात मुझे याद थी, और वो हम सबके सीनियर रहे, उन्होंने नींव रखी हुई है हमारी इंडस्ट्री में। जो एक राइटर्स हैं उनको देखकर काफ़ी कुछ हम लोग सीखते हैं और आगे बढ़े हैं आज तक भी। तो हाँ उन्होंने जो लड़ाई लड़ी है वो हम सबके बहुत काम आ रही है, और काफ़ी सारे दरवाजे उन्होंने खोले हैं। गैब्रियल, फिल्म की लीडिंग एक्ट्रेस के बारे में जानना चाहूँगा, या लीडिंग एक्ट्रेस, क्योंकि हर फिल्म का एक लव एंगल होता है, लव इंटरेस्ट, आपका लव इंटरेस्ट कौन प्ले करता है? मैं जो हमारी फिल्म की लीडिंग एक्ट्रेस हैं गीतांजलि शर्मा, मैं उनका जो कैरेक्टर है, जो उनका एंगल है, मैं उसको बताना नहीं चाहता अभी, क्योंकि फिल्म बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव सब्जेक्ट पे बनाई जा रही है और ऑलरेडी मेरा जो मेन थॉट है वो सबके सामने है, तो कुछ चीज़ें मुझे शायद नहीं बतानी चाहिए, इसलिए अच्छा यू कीप इट सरप्राइज, कॉन्फिडेंस से समझ लीजिए। हाँ नहीं, मार्केटिंग स्ट्रेटजी नहीं है, लेकिन चाहता ही नहीं हूँ मैं दिल से कि वो अभी सब चीज़ें दिखाऊँ आपको, धीरे धीरे करके जब। बट रिसर्च के बारे में एक चीज़ बोलना चाहूँगा जो आपने पूछा था।
जब मैंने इस मूवी का पूरा डेप्थ में जाके इस स्क्रिप्ट को समझा, जो सीमा जी ने जो लिखा है और जो भी गैब्रियल ने और हम लोगों ने वैल्यू एडिशन किया है, गैब्रियल ने उस इनसाइड लाइफ के पूरे एक्सपीरियंसेस को रिहैब सेंटर पे खुद जाके, अच्छा हाँ, इसमें कमाल का इंसिडेंट है, तो बताया नहीं बताना चाह रहा, मुझे नहीं मालूम, बट काफ़ी महीने वो खुद से रिहैब सेंटर में किसी तरह से एंट्री करके और वहाँ का पूरा फील लेने के बाद में उसने वहाँ से शुरू किया। हाँ, इसका एक्सपीरियंस करने के लिए मैं रिहैब सेंटर में 1-1.5 महीने रह के आया था कि वहाँ का एक्चुअली फील क्या है। वो पूरा एक स्टिंग ऑपरेशन की तरह था और मेरा पूरा प्लान था उसमें रह जाके रहा। ये देखिए मेरा हाथ में ना गूज़बम्प हो गया। मैंने वहाँ पे लोगों को देखा है तड़पते हुए, मरते हुए, चिल्लाते हुए, उनको सेक्सुअली अब्यूज़ होते हुए मैंने रिहैब सेंटर में देखा है। मेरा 1-2 केसेस भी चल रहा है 1-2 रिहैब सेंटर के साथ। मैं बताना नहीं चाहता था, लेकिन अभी ये बात निकल के आई है तो मन भी नहीं कर रहा अब छुपाने का। लोगों बच्चों को वहाँ पे मारा जाता है, लिटरली लोगों को नंगा करके वहाँ पे मारा जाता है। वो सब नहीं दिखाना है इस फिल्म के अंदर, लेकिन वो जो जैसे हम लोग हम सभी इंसान है, हम लोगों के साथ जानवर की तरह वहाँ पे ट्रीट होता है। अगर सपोज जैसे मैं कोई नशे में इन्वॉल्व हो जाता हूँ, मेरे घर वाले, मेरे आसपास के लोग मेरे को नशा मुक्ति केंद्र भेज देते हैं, ये सोच के, इस विश्वास पर कि रिहैब सेंटर जहाँ पे मेरा इलाज होगा और मैं इन सब चीज़ों से दूर रहूँगा। एक मेरी जो हमारी फैमिली किसी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर विश्वास करके भेजती है कि हमारा बच्चा ठीक होगा, और वहाँ पे उसको तोड़ दिया जाता है। वहाँ पे उसके साथ वो सब चीज़ें की जाती हैं जिसमें वो बाहर निकलने के बाद रिबल लेने की मेंटेलिटी से निकलता है। आज अब क्या शेड्यूल फिल्म का चालू हो चुका है, और चालू हो चुका है तो क्या आगे क्या शूट करने वाले हैं? जैसे अभी इसका हमने एक शेड्यूल देहरादून में शूट किया है, एक फिल्म का प्रमोशनल सॉन्ग है जो हम यहाँ पे बॉम्बे में शूट करने वाले हैं आने वाले 10-15 दिन के अंदर में। तो उसी की अभी उस गाने का ही रिहर्सल्स वगैरह, उसका प्री प्रोडक्शन चल रहा है, जिसमें हम काफ़ी सीनियर कोरियोग्राफर हैं, उनको अप्रोच कर रहे हैं उस गाने के लिए। तो उम्मीद है वो शायद सॉन्ग इस साल का सबसे बेस्ट सॉन्ग शूट किया जाएगा और बेस्ट सॉन्ग क्रिएट किया जाएगा। गैब्रियल, लेकिन आप एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और एक्टर के तौर पर अपने को एस्टैब्लिश करना चाह रहे हैं, आपको नहीं लगता है कि कोई बड़ा प्रोडक्शन हाउस या समवन हु कैन रियली एसोसिएट विथ यू और आप उससे एसोसिएट हो सकते हैं, तभी आपका करियर आगे जा सकता है? बड़ा प्रोडक्शन हाउस क्या होता है? जब मैं फिल्म बनाने आया था तब स्टार्टिंग में, जब स्ट्रगलिंग टाइम पे, तो मैं बड़े प्रोडक्शन हाउस के सामने बैठा रहता था। कभी उन्होंने शायद गेट के अंदर भी नहीं आने दिया। तो मैं किसी बड़े प्रोडक्शन हाउस को अपने इस बड़े कॉन्सेप्ट के बीच में क्यों ऐड करूं? मेरा कॉन्सेप्ट बड़ा है, कोई प्रोडक्शन हाउस बड़ा नहीं होता। इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा गैब्रियल की इस बात के समर्थन में, कि अगर कंसेप्ट में दम है तो उसको कोई रोक नहीं सकता। जो साइकोलॉजिकली इसमें हमने एनालिसिस किया है, जैसे एक छोटी सी चीज़ है, जब इंटॉक्सिकेशन के दौरान जब कोई भी इंडिविजुअल होता है, डिप्रेशन एक ब्लाइंड स्पॉट की तरह से है लोगों के लिए। लोग क्वेश्चन अपने आप से करते हैं क्या मैं डिप्रेशन में हूँ या नहीं हूँ, दैट इज़ नॉट, दे आर नॉट प्रेजेंट टू इट। और जब वो इंटॉक्सिकेशन में होता है, ही जस्ट लाइक ए सुपर हीरो, क्योंकि उसको ये मालूम नहीं है, एहसास नहीं है कि वो नशे की वजह से इतने हाइज पर है, और जैसे ही वो नेक्स्ट मॉर्निंग है तो वो डिप्रेसेंट है। तो बहुत सारे साइकोलॉजिकली इस चीज़ को ऑब्जर्व करके बहुत डीपली रूटेड कितना हैंडल विद केयर होना चाहिए उस समय में जब वो डिप्रेशन में है या नशे में है, और हम किस तरह से रिहैब सेंटर्स में उनको लाइफ में झोंक देते हैं। तो बड़ा ही म्यूज़िक के थ्रू, लिरिक्स के थ्रू, इन सिचुएशंस के थ्रू और मल्टीपल रिलेशनशिप्स के थ्रू, बिना किसी प्रीच प्रैक्टिस के, कि कम्युनिटी खुद से सोचे कि व्हाट वेंट रॉन्ग एंड क्या हम बेहतर कर सकते हैं। मेरा आखिरी सवाल है, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म करना चाहूँगा। सीमा, आपसे पूछना चाहूँगा और गैब्रियल आपसे भी, जैसे अभी नीरज जी ने बोला, इट ऑल्सो रिमाइंड मी ऑफ तारे ज़मीं पे। इससे पहले वो डिस्कशन का मुद्दा था ही नहीं कि ये किस तरह की बीमारी भी होती है जहाँ बच्चा, हम बच्चे को दोषी ठहराते हैं, लेकिन जबकि वो दोषी है नहीं, वो मासूम है। और ये मुझे लगा, क्या सीमा, गैब्रियल, क्या और नीरज जी, आपको लगता है कि अब एक अडल्ट के पहलू से वो वही बात कहने जा रहे हैं? वो बात नहीं कर रहे, लेकिन उस लीक की एक बात कह रहे हैं। सीमा, बीइंग अ राइटर, देखिए, प्रॉब्लम हमें हमेशा ना, हम प्रॉब्लम की बात करते हैं, हम ये नहीं पता लगाते कि प्रॉब्लम शुरू कहाँ से हुई है। हम इस फिल्म के माध्यम से सिर्फ ये नहीं बताना चाहते कि नशा एक प्रॉब्लम है, हम ये भी बताना चाहते हैं कि वो शुरू कहाँ से हुआ। जी गैब्रियल, जब लॉकडाउन खुला था तो शराब की दुकानों के आगे मीलों लंबी लाइनें लगी, तो मैं भी लगा था उस लाइन में। तो क्या आप, क्योंकि वो दिखाता है कि हमारे जो है वो
सोसाइटी की मानसिकता क्या है, तो क्या आप इन चीज़ों को भी दिखाएंगे अपनी फिल्म में? नहीं, बिल्कुल नहीं।